कुत्ते के काटने से मरना और एक प्रेग्नेंट लेडी का बच्चा लड़का होगा या लड़की होगी, इनमें समानता क्या है? क्या चांसेस हैं कि कुत्ते का काटने से आप मर जाएंगे और क्या चांसेस है कि एक प्रेग्नेंट लेडी का बच्चा जो आएगा वो लड़का होगा कि लड़की होगी? ये टॉपिक मुझे अभी इसलिए उठाना पड़ रहा है क्योंकि रिसेंटली आपने देखा एक अच्छा गोल्ड मेडलिस्ट कबड्डी प्लेयर जिसको कुछ हफ्ते पहले एक छोटे से पिल्ले ने काट लिया था, दांत लगा दिया था और उसकी मृत्यु जैसा आपने देखा मीडिया में कुत्ते के काटने से हो गया। तो और ये भी आपने देखा कि उसने वैक्सीन लगाया नहीं, रेबीज़ की वैक्सीन, इसलिए डेथ हो गई, ऐसा भी न्यूज़ में आया। तो उसके बाद से लोगों के दिमाग में कुत्ते को काटने को लेके एक डर दोबारा आ गया और उसके बाद अगर काट ले तो क्या करना ठीक रहेगा। तो साइंटिफिक एविडेंस अभी तक के क्या कहते हैं इस पे थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप बाहर देख रहे हो सकता है अपने आसपास कुत्ता हो, पता नहीं कौन सा कुत्ता कब काट ले। आफ्टर ऑल इट इज़ अ मैटर ऑफ योर लाइफ एंड डेथ। तो इसके साइंस, इसके फैक्ट्स ठीक से पता होना ज़रूरी है, आपको पता होना ज़रूरी है। कुत्ता जब काटेगा तो आपको काटेगा, जान भी आप ही की है। उस वक्त क्या डिसीजन लेना है ये किस बात पे निर्भर करता है? कुछ लोगों के लिए इस बात में निर्भर करता है कि बाकी लोग क्या करते हैं, बाकी पूरी जनता क्या करती है, हम भी वही कर लेते हैं। दूसरे लोगों का एक तबका ऐसा है जो ये सोचते हैं कि भाई क्या साइंटिफिकली वैलिडेटेड, क्या प्रूवन है, वही किया जाए, चाहे वो बहुत लोग कर रहे हो या थोड़े लोग कर रहे हो। अगर आप इस कैटेगरी में हैं कि साइंटिफिक एविडेंस क्या कहते हैं, अभी तक के एविडेंस क्या कहते हैं, अभी तक लिखित प्रमाण क्या है, उसके बेसिस पे हम ये डिसाइड करें कि हमें आगे क्या करना है। कुत्ते ने काट लिया, पहले तो समझना पड़ेगा कुत्ते के काटने से रेबीज और रेबीज से डेथ, इसके बीच का जो एक कनेक्शन है उसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। मान लीजिए मेरे पास एक कुत्ता है, बहुत छोटा सा है, अगर आपको ठीक से दिख रहा है, तो ये कुत्ता मान लो मुझे काट लेता है। अब कुत्ते ने काटा तो क्या काटने से मुझे रेबीज हो जाएगा? देखिए, रेबीज कुत्ते के बॉडी के अंदर पैदा नहीं होता। रेबीज तो कहीं भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, किसी भी जगह पे हो सकता है। वो बिल्ली के बॉडी में भी हो सकता है, वो चूहे के बॉडी में हो सकता है, कुत्ते के बॉडी में भी हो सकता है, इंसान के बॉडी में भी हो सकता है, राइट। तो लेकिन रेबीज दे आर ऑल द कैरियर ऑफ रेबीज वायरस। वो एक वायरस है, हजारों तरह के वायरस है, उनमें से एक वायरस रेबीज भी है। वो कहीं भी मिल सकता है, उसका कोई खास डेस्टिनेशन नहीं कि कुत्ते के मुंह के अंदर ही रेबीज मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा, जो कि एक दिमाग में मिथ बिठा दिया है। उस मिथ से बाहर आइए, कहीं भी हो सकता है, होता ही है, राइट। तो किसी भी मीडियम से वो आपके बॉडी में आ ही सकता है, आ ही गया होगा, लेकिन ज़रूरी नहीं कि उससे आप मर ही जाएंगे। आप जिंदा हैं तभी ये वीडियो देख रहे हैं। तो फर्स्ट थिंग, वो कुत्ते के बॉडी में होगा या नहीं होगा, वो डिपेंड करता है कि उस वक्त वो कैरियर है उस वायरस का कि नहीं। जिस तरह से इस वक्त मेरे बॉडी में न जाने कौन कौन से वायरस होंगे, आपके बॉडी में कौन कौन से वायरस होंगे, वी डू नॉट नो। वी कैन बी कैरियर ऑफ द वायरस, एट द सेम टाइम वी कैन बी अलाइव, और ज़िंदगी भर हम जिंदा ही रहें और वायरस हमारे मरने का कारण ना बने। बल्कि कई बार तो वायरस हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। कई सारे वायरस ऐसे हैं जिनकी वजह से हम जिंदा रहते हैं। तो ये वायरस का खेल को थोड़ा समझना पड़ेगा। स्पेसिफिक टू रेबीज़, तो रेबीज़ एक वायरस है जो इंसान के बॉडी में, कुत्ते के बॉडी में, बिल्ली के बॉडी में, बंदर के बॉडी में, किसी के बॉडी में भी हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, राइट। डिपेंड करता है कि उस वक्त वो उसके बॉडी में है या नहीं है, कई सारे फैक्टर्स पे। तो लेकिन इसको कुत्ते से हमने जोड़ा हुआ है कि कुत्ते के काटने से रेबीज़ होगा, राइट। चलो मान लेते हैं, जोड़ लेते हैं। और अब मान लो ये कुत्ता है, इसने मुझे काटा, इसके बॉडी में रेबीज़ था ही नहीं, तो क्या मुझे रेबीज़ हो जाएगा? रेबीज़ का कोई प्रकोप होगा? जाहिर सी बात है नहीं होगा। तो ऐसे में क्या मुझे रेबीज़ वैक्सीन लेने की आवश्यकता है? अगर मुझे क्लियर है कि इसमें तो रेबीज़ था ही नहीं, तो द आंसर शुड बी नो, राइट। अब दूसरा केस लेते हैं कि कुत्ते ने काटा और कुत्ते के बॉडी के अंदर, उसके जीभ में, उसके लार में रेबीज़ था, और जैसे उसने काटा वो रेबीज़ मेरे ब्लड स्ट्रीम में चला गया। तो क्या अब मुझे वैक्सीन लेना पड़ेगा? अब क्या होगा? अब क्या होने वाला है आपको, ये इस बात पे भी निर्भर करेगा कि कुत्ते ने कहाँ काटा है। ब्रेन से जितना दूर काटेगा उतना उसका असर कम होगा। मान लो पैर में काटा तो असर सबसे कम होगा, और जैसे जैसे बॉडी के अपर हिस्से में आएंगे, गले में काट लिया, असर बड़ी तेज़ी से आएगा। तो ये बात तो आपको समझ ही आती है कि जो डिस्टेंस बिटवीन द ब्रेन एंड द पॉइंट जहाँ पे बाइट किया है, उसके बीच का डिस्टेंस तय करेगा कि असर कितनी जल्दी आएगा। तो ये बात भी समझनी पड़ेगी कि हमारी बॉडी में ऑटोमेटिक इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाती है और हमारी बॉडी एंटीबॉडी बनाने लगती है। तो चाहे वो रेबीज़ का वायरस आपके बॉडी पे कुत्ते ने कहीं भी काटा हो, लेकिन हमारी बॉडी एंटीबॉडी बनाएगी जैसे कि बनाती आई है, और उसका पूरी तरह से
कम्बैट करेगी या उसके खिलाफ लड़ेगी और आपको कुछ भी नहीं होगा। ये एक पहलू है जो कि हो ही सकता है या होता ही है। इसीलिए हम ये ना सोचें कि हमारे बॉडी में कोई डिफेंस सिस्टम नहीं है जो कि बिल्कुल काम नहीं करेगा। डिफेंस सिस्टम है और बराबर काम करता है और करता ही है। किसी किसी का बॉडी में इम्यूनिटी कम हो सकती है, तो ऐसे में हो सकता है कि वो वायरस हावी हो जाए। अगर वो कबड्डी प्लेयर की बात करें तो वो तो हेल्दी था, यंग था, मान सकते थे कि भाई, या मान सकते हैं कि उसकी इम्यूनिटी अच्छी रही होगी। और उसके बाद भी आपने देखा कि जिस तरह के सिम्टम्स थे, कुत्ते का रेबीज काटेगा जो एक्सट्रीम सिम्टम होंगे कि पानी से डर लगना, हवा के झोंके से डर लगना और फीवर आना, सीजर हो जाना, तो इस तरह के, या कन्फ्यूजन होना, डिल्यूजन होना, अजीबोगरीब बिहेवियर करना, ये सारे आखिरी तरह के सिम्टम्स होते हैं। शुरुआती सिम्टम तो सारे वायरस के एक ही जैसे होते हैं, दैट इज फीवर। तो जब फीवर आए तो समझ लीजिए आपके बॉडी में कोई वायरल या बैक्टीरियल या कोई इन्फेक्शियस डिजीज का कोई ना कोई अटैक आया है। तो फीवर आने पे अगर आपने पैरासीटामोल ले लिया तो पहली गलती तो यही कर दिया, चाहे वो कुत्ते के काटने के बाद ही फीवर क्यों ना आए। तो फीवर आने पे एक इंडिकेशन है कि आपके बॉडी ने लड़ना शुरू कर दिया है। फीवर हमारा एक बहुत बड़ा हथियार है, वो हर तरह के वायरस को डिसइंटीग्रेट करता है। अगर वो रेबीज का वायरस, उसको भी डिसइंटीग्रेट करेगा। अगर वो फॉर दैट मैटर कोरोना का वायरस है तो भी डिसइंटीग्रेट करेगा। इन्फ्लुएंजा वायरस है तो भी डिसइंटीग्रेट करेगा। कितने भी तरह के वायरस, बैक्टीरिया, उसको डिसइंटीग्रेट करने का काम, इनएक्टिव करने का काम आपके बॉडी का है, एंड दैट इज थ्रू फीवर। तो अगर फीवर हो गया और उस वक्त आपने पैरासीटामोल ले लिया तो बॉडी का एक महत्वपूर्ण हथियार को आपने ब्रेक डाउन कर दिया, उसको खत्म कर दिया। तो ऐसे में वो वायरस बढ़ेगा बड़ी तेजी के साथ। फिर बॉडी क्या करेगा, दोबारा से फीवर लाएगा, लेकिन आपने दोबारा वही गलती करनी है, यानी कि आपने फिर हायर डोज ऑफ पैरासीटामोल लेके उस फीवर को दबा दिया। और ऐसा चलता रहेगा तो एक टाइम आएगा जब आपका बॉडी में वायरस फैल चुका होगा और फीवर के बावजूद भी आपका बॉडी उस वायरस से लड़ नहीं पाएगी, बिकॉज उसकी तादाद काफ़ी तेज़ी से बढ़ गई है। तो ये गलती जो बड़ा इंपॉर्टेंट है उसको कोई भी पॉइंट आउट नहीं कर रहा। सब पॉइंट आउट ये कर रहे हैं मीडिया के थ्रू, खासतौर पे ये जो प्रोपेगेंडा मीडिया के थ्रू। वो वैक्सीन नहीं लिया तो वो मर गया, अगर लेता तो वो जिंदा रहता। दैट इज व्हाट। अगर यही बात है कि वैक्सीन नहीं लिया तो वो मर गया और वैक्सीन लेता तो जिंदा रहता, अगर यही थ्योरी पे अब जाएं, इस केस में रेबीज का वैक्सीन लेने के बाद भी या बाद ही मर जाते हैं। ऐसे कितने सारे केसेस हैं। अक्सर ये रिपोर्ट आते हैं कि रेबीज के वैक्सीन के सारे डोज लिए और बच्चा कुत्ते के काटने के बाद और बच्चा मर गया। कितने सारे केसेस आप स्क्रीन पे इस वक्त देख भी रहे होंगे। तो तब अखबार में आता है कि इसने रेबीज का वैक्सीन लिया उसके बावजूद भी मर गया, जबकि ये खबर आनी चाहिए कि रेबीज का वैक्सीन लिया इसलिए मर गया। रेबीज का वैक्सीन का मरने से कनेक्शन क्या है ये समझना पड़ेगा। मान लीजिए रेबीज का वैक्सीन है, राइट, तो इस वैक्सीन में ऐसा कोई जादू है, ऐसी कोई अमृत है जो आपको बचा लेगी। इस वैक्सीन के अंदर होता क्या है, इसके अंदर रेबीज कई कीटाणु होते हैं, यानी कि रेबीज एक डाइल्यूटेड फॉर्म में होता है। यानी कि जब आप इंजेक्ट कर रहे हैं तो कोई आप दवाई इंजेक्ट नहीं कर रहे, एक्चुअली जो कुत्ते के बॉडी में था, कुत्ते ने अपने दांत से आपके बॉडी में भेजा और इंसान ने इस सुई से आपके बॉडी में भेजा, तो दोनों के दोनों सेम ही रेबीज हैं, राइट। तो कुत्ते ने तो आपको काटा लेकिन कोई रेबीज भेजा नहीं, लेकिन घबरा के आपने रेबीज का वैक्सीन ले लिया तो एक तरह से कुत्ते का काटने के इक्विवेलेंट ही हो गया। आपने वैक्सीन के माध्यम से रेबीज को अपने बॉडी में भेज दिया, राइट। तो जरा सोच के देखिए, कुत्ते का काटने के रेबीज से तो आप मर जाएंगे और इस वैक्सीन के रेबीज से आप नहीं मरेंगे बल्कि वो बचा लेगा। ये थोड़ा इल्यूजनरी साइंस है। ये इसका बेसिस आपको समझना पड़ेगा। बेसिस, इसका जो फाउंडेशन है इस साइंस का, वो यही है कि जब आप कोई वायरस बॉडी में डालते हैं, वैक्सीन के माध्यम से ही डाले क्यों ना, यानी कि इंजेक्शन के माध्यम से, तो जैसे ही वो वायरस के प्रोटीन बॉडी में आते हैं तो बॉडी उसके खिलाफ एंटीबॉडी रिलीज कर देती है, वो एंटीबॉडी बना लेती है और वो एंटीबॉडी इस वायरस के इनएक्टिव फॉर्म को मार देती है। और वो जब एंटीबॉडी बन चुकी है वो एंटीबॉडी फिर इस कुत्ते के वायरस को भी मार ही देगी। लेकिन बॉडी एंटीबॉडी तभी बनाएगा जब वो वायरस का कोई ना कोई प्रोटीन बॉडी को दिखाई दे। तो आप सोच के देखिए, जब कुत्ता अगर रेबीज वाला हुआ और उसने आपको काटा तो पहले तो कुत्ता काटेगा, बाद में वैक्सीन लेंगे। तो पहले ही रेबीज वाला जो प्रोटीन है वो बॉडी को दिखाई दे दिया, तो बॉडी ने ऑलरेडी कुत्ते के काटने के बाद उस रेबीज के अगेंस्ट जो एंटीबॉडी बनाना है उसकी तैयारी कर ली है। और उसके बाद कुछ घंटों में आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तब आप वैक्सीन लगा के वो रेबीज की क्वांटिटी बढ़ा देते हैं, जिससे आप अपने लिए मुश्किल ही क्रिएट कर रहे हैं। दैट इज नॉट गिविंग यू एनी एडवांटेज, राइट। ऑन द कॉन्ट्ररी,
क्या पता कुत्ता इन्फेक्टेड था ही नहीं, जो कि अक्सर केस में हो ही सकता है। ओनली 5% कुत्ते ही होते हैं ऑन एवरेज जिनके बॉडी में रेबीज हो सकते हैं, यानी कि 95% टाइम जो कुत्ते का बाइट था वो उससे आपको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। खून निकला वो सूख ठीक हो जाएगा, सूख जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन आपने जल्दीबाजी में या घबरा के या इस साइंस को जाने बिना रेबीज का वैक्सीन लेके, यानी कि वो वायरस को खुद ब खुद अपने बॉडी में इन्वाइट कर लिया। अब भी आपकी बॉडी लड़ेगी, आपकी बॉडी एंटीबॉडी जनरेट करेगी और उस वायरस के अगेंस्ट एंटीबॉडी रिलीज करके उस वायरस को इनएक्टिव कर देगी। यानी कि आपकी बॉडी एक ऐसी लड़ाई लड़ रहा है जिसकी उसको लड़ने की जरूरत नहीं थी, वो सिर्फ आपकी बेवकूफ़ की वजह से, उस वैक्सीन की वजह से। तो जब 95% अगर कुत्ते काटेंगे और अगर ये क्लियर है कि उसके अंदर कोई वायरस नहीं है, तब तो श्योरली आप एग्री करेंगे, नो डाउट अबाउट इट। आप कमेंट में लिख के बताइए कि तब वैक्सीन लेना चाहिए कि नहीं। आंसर इज नो, नहीं लेना चाहिए। अब अगर कुत्ते के बॉडी में वायरस है और रेबीज वायरस वो आपने काटा और मान लेते हैं कि आपके बॉडी में चला गया, क्या आपको ये वैक्सीन लेना चाहिए? याद रखिए वैक्सीन में तो रेबीज का ही तो वायरस है। तो रेबीज की वायरस की क्वांटिटी बॉडी में और बढ़ा के आपको क्या लाभ मिलेगा? क्या इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस है कि ज्यादा वायरस भेज दो, या वायरस जब इंजेक्शन से भेजोगे, किसी नीडल से भेजोगे तो ही बॉडी एक्टिवेट करेगी? ऐसा तो कोई साइंस है नहीं। देखिए मैं जानता हूं कि आप में से बहुत लोग क्रिटिकल हो रहे होंगे या मेरी बात पे सोच रहे होंगे कि भाई लोगों को गुमराह कर रहे हैं। तो देखिए, गुमराह करने की बात नहीं, आपको एविडेंस पे बात करनी है। मेरा सवाल बड़ा क्लियर है कि रेबीज आपके बॉडी में आ चुका है, उसके बाद दोबारा से रेबीज का वायरस बॉडी में डाल के, चाहे वो इनएक्टिव फॉर्म ही क्यों ना हो, आपको एडवांटेज क्या है? इसके साइंटिफिक एडवांटेज क्या है ये बताइए, राइट? तो अगर ये क्लियरली आप बता सकते हैं कि रेबीज का वैक्सीन वायरस आने के बाद, कुत्ते के काटने के बाद दोबारा से रेबीज का वायरस को वैक्सीन से बॉडी में लाने से कोई भी साइंटिफिक एडवांटेज है, अगर इसको आप प्रूव कर देंगे तो मैं आपको 10 लाख रुपए दे दूंगा। कम ऑन द टेबल, आप प्रूव करके दिखाइए। ऐसा कोई प्रूफ फिलहाल तो पूरे दुनिया में है ही नहीं, राइट, कि उससे कोई एडवांटेज होगा। डिसएडवांटेज ये जरूर है, क्या पता ये कुत्ते ने काटा, वो वायरस कभी बॉडी में गया ही नहीं, उल्टा आपने वायरस बॉडी में भेज दिया, बॉडी के लिए एक नया काम दे दिया कि भाई एंटीबॉडी बनाओ एक ऐसे वायरस के लिए जो इसमें तो था नहीं, लेकिन इसमें हमने डाल दिया, तो अब बॉडी लड़ेगी, तब भी बुखार होगा। अब बुखार में आप पैरासिटामोल लेंगे, और पैरासिटामोल लेंगे तो अपने चांसेस और खराब होने के बढ़ा ही देंगे, और ऐसे में हो सकता है कि आपकी मृत्यु हो जाए। लेकिन अब अखबार क्या लिखेगा? कुत्ते के काटने के बाद वैक्सीन लेने के बावजूद भी इंसान की मौत हो गई, जबकि खबर ये आनी चाहिए कि वैक्सीन लगाने की वजह से ही इंसान की डेथ हो गई। इस बात को बहुत ही गहराई से समझनी चाहिए, बिकॉज आपके आसपास कुत्ते हैं, ना जाने कब किसको काट दे, राइट? और काट लेगा तो उस वक्त कहीं ऐसा आप गलती ना कर दें कि आप वैक्सीन ले लें और वैक्सीन की वजह से आपकी मौत हो जाए और अखबार में आ जाए कुत्ते के काटने की वजह से मौत हो गई। मौत की सही वजह तो इस केस में वैक्सीन नहीं होना चाहिए। और ऐसे कि न जाने कितने केसेस अखबार में आते रहते हैं, अधिकतर तो रिपोर्ट ही नहीं होते, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी ढेरों केसेस आते हैं। थोड़ा सा सर्च कीजिए, या आपको मैंने कुछ क्लिपिंग दिखाई थी तो आपको समझ आ गया होगा कि वैक्सीन लेने के बाद कोई श्योरिटी नहीं कि कुत्ते के काटने के बाद वैक्सीन लिया तो आप बच ही जाएंगे। क्या पता वो वैक्सीन की वजह से आप मर गए हों, क्या पता वैक्सीन नहीं लेते तो बच जाते। तो यहाँ एक बार वापस चलता हूँ मैं, मेरे इनिशियल जो थंबनेल है, जो जिस पे मैंने ये वीडियो शुरू किया था कि कुत्ते के काटने के बाद मरना और एक प्रेग्नेंट लेडी का बच्चा लड़का होगा कि लड़की होगी, इसमें समानता क्या है? एक प्रेग्नेंट लेडी एक साधु बाबा के पास पहुंच जाती है कि मेरा बेटा होगा कि बेटी होगी, दोनों में से कोई एक होगा, राइट? कुत्ते के काटने के बाद या तो मरेंगे या बचेंगे। बाबा ने बोल दिया आपकी बेटी होगी, देर 50% चांसेस है कि वो करेक्ट ही होगा। करेक्ट होगा तो बाबा की वाहवाही होगी, देखो जी वो करेक्ट हो गया, वो तो पूरे जिंदगी भर के लिए उस बाबा के लिए बहुत ज़्यादा इज्जत बढ़ जाएगी, राइट? लेकिन आपको ये समझ आ रही है बात, क्योंकि चांसेस या तो लड़का होने की या लड़की होने की, तो 50% चांसेस आर ऑलवेज देयर कि बाबा करेक्ट ही होने वाला है। ठीक उसी प्रकार जब वैक्सीन लेंगे तो उसके बाद या तो आप जिंदा रहेंगे या मरेंगे। तो या जिंदा रहे तो खबर ये बनेगी कि क्योंकि आपने वैक्सीन लिया था तो आप जिंदा रहे, और कहीं मर गए तो खबर ये बनेगी वैक्सीन लेने के बावजूद भी कुत्ते के काटने की वजह से आप मर गए। जैसे कि अभी खबर चलाए जा रहे हैं, ये कबड्डी गोल्ड मेडलिस्ट के मौत के बाद ये खबर चलाई जा रही है। तो यहाँ पे एक सवाल आता है, एक बात तो बहुत ही क्लियर है, एक बात बहुत ही ज़्यादा क्लियर है
कि वैक्सीन का कोई ना तो एविडेंस है अभी तक का कोई एविडेंस नहीं है। एविडेंस किस तरह के एविडेंस को एविडेंस माना जाता है मॉडर्न साइंस में? बड़ा ही सिंपल है, इट इज कॉल्ड रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल और डबल ब्लाइंड रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल। रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल की बात कर लेते हैं कि मान लो रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल में 2 ग्रुप होते हैं, राइट? 2 ग्रुप चूहे के ले सकते हैं आप, राइट? 100 चूहे यहाँ, 100 चूहे यहाँ, 100 चूहे, और ये 200 के 200 चूहों को के बॉडी में रेबीज का वायरस डाल दिया और इन 100 चूहों में रेबीज का इंजेक्शन भी लगा दिया और इन 100 चूहों को कुछ भी नहीं किया। तो जो ये 100 चूहे हैं जिनको कुछ भी नहीं किया, क्या इनकी मौत जल्दी हो गई इन कंपैरिजन टू जिनको वैक्सीन दिया गया? दैट इज कॉल्ड रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल। ऑफ कोर्स ये रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल इंसान पे नहीं किया जा सकता, कोई वॉलंटियर करके उसको जानबूझ के मारा नहीं जा सकता, इसलिए एनिमल मॉडल पे ट्रायल किया जा सकता है। तो असली ट्रायल ये माना जाएगा कि 2 ग्रुप हैं, एक ग्रुप को, दोनों ग्रुप को रेबीज का वैक्सीन रेबीज का वायरस दे दिया गया बॉडी में, कुत्ते के काटने से नहीं, ऐसी बॉडी में डाल दिया गया दोनों ग्रुप के चूहे को, और फिर एक ग्रुप को कुछ भी इंटरवेंशन नहीं दिया वैक्सीन का, दूसरे ग्रुप को इंटरवेंशन दिया। अब फॉलो किया कुछ महीनों तक और देखा गया किस ग्रुप में ज्यादा चूहे मर रहे हैं। अगर जिसको वैक्सीन नहीं लगी उस ग्रुप के चूहे ज्यादा मर गए तो ये क्लियर हो जाता है कि वैक्सीन लगाने से कुछ जान बचाई जा सकती है। सारी जान बेशक ना बचाई जा सके, कुछ जान बचाने में वैक्सीन सक्षम है। लेकिन क्या ऐसा कोई एविडेंस है? ऐसा कोई एविडेंस नहीं है। आपके पास है? नहीं है। उस डॉक्टर के पास है जिसने ये वैक्सीन लगाने के लिए बोला है या नहीं? पूछ के देखिए। अगर वैक्सीन का ऐसा कोई एविडेंस आप ले आते हैं, मैं फिर आपको 10 लाख रुपए दे दूंगा। 20 लाख तो यही हो गए। नहीं है एविडेंस, मैं शर्त लगाता हूं, पूछ के आइए, राइट? आपके लिए कमेंट करना बड़ा आसान होगा कि ये तो फेक है, ये तो लोग गुमराह कर रहे हैं, दैट इज वेरी इजी। लेकिन आप सबूत नहीं दे रहे हैं, फ्री कमेंट कर रहे हैं, तो गुमराह आप कर रहे हैं, राइट? जो डॉक्टर बोल रहा है वैक्सीन लगाओ, वो सबूत नहीं दे रहा, गुमराह वो कर रहा है। देखिए, ये समझना होगा कि हमारे इतिहास को अगर देखें, बहुत सारी प्रथा चलती आई है, जैसे सती प्रथा, राइट? उस वक्त ऐसा ही होता था कि हस्बैंड मर गया तो पत्नी को भी उसके चिता में बैठना ही बैठना है, मरना ही मरना है, और वही सच माना जाता, वही ठीक माना जाता था, क्योंकि सभी वो कर रहे हैं, तो उसको कुछ गलत नहीं मानते थे। जो चीज सभी करे वो सही हो, ये कोई जरूरी नहीं है। जो चीज जो सभी करे उसको सवाल ना खड़े करे कोई जरूरी नहीं है। सवाल खड़ी करेंगे तभी इतिहास बदलेगी, सवाल खड़ी करेंगे तभी ह्यूमैनिटी में इंप्रूवमेंट आएगी। तो मैं सवाल खड़ा कर रहा हूं कि अगर कोई आपको ऐसा रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल है, नहीं है तो ट्रायल कर सकते हैं। ICMR, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च, मैं बोलता हूँ इंडियन काउंसिल फॉर मैनिपुलेटिव रिसर्च, उनका काम है सिर्फ मैनिपुलेशन करना। ICMR ऐसा रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल करके दिखा दे। नहीं दिखाएंगे वो। 200 चूहे तो पकड़ने हैं, 100 चूहे ले लीजिए, 50-50 के 2 ग्रुप बना लीजिए। हर साल 2000 करोड़ ICMR को जाता है हमारे टैक्स के पैसे का इसी तरह के इंटरवेंशन के लिए, लेकिन एक बार भी नहीं करेंगे। क्यों करेंगे तो पोल खुल जाएगी। और ये कोई ऐसा ट्रायल नहीं कि जिनको ICMR को करना पड़े, आप और हम मिलकर भी कर सकते हैं। सरकार इजाजत नहीं देगी, नहीं चूहे को मारना अनएथिकल बोल देगी। इंसान को मारना ठीक है, एक ऐसे टैबू से, एक ऐसे अनसाइंटिफिक थ्योरी से कि वैक्सीन लगाने से कुत्ते के काटने के बाद आपकी जान बचाई जा सकती है, राइट? अगर थ्योरी है तो इसके पीछे का साइंस क्या है? अगर साइंस है तो वो धरातल में कहाँ है, ये पूछना जरूरी है। तो आपके दिमाग में सवाल ये घूम रहा होगा, जो लोग मुझसे कन्विंस्ड हैं, कि भाई तो करें क्या? अगर मुझे कुत्ते ने काट लिया तो मैं क्या करूंगा? एक चीज तो कभी नहीं करूंगा कि मैं वैक्सीन लगाऊंगा। अगर ये पता चल गया कि ये कुत्ता जो है इसको रेबीज था, अगर तो इसको रेबीज होगा, सबसे पहले तो ये करना पड़ेगा, जो भी कुत्ते ने काटा हो सके तो उसको कहीं कन्फाइन कर दीजिए, बांध कर रख दीजिए। अगर उसके कुत्ते की मौत जल्दी से हो जाती है, क्योंकि रेबीज का वायरस अगर कुत्ते के बॉडी में रहेगा तो कुत्ता भी ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहता, उसके मरने की घड़ी सामने ही आ गई है, वो तो इंसान से भी जल्दी मर जाता है। तो कुत्ते को अगर रेबीज का इन्फेक्शन है तो ये वो कुछ दिन के अंदर ही मर जाएगा। उस कुछ दिन के अंदर वो जिसको भी काटेगा उसको अंदर रेबीज आ जाएगा। ये सिंपल थ्योरी याद रखिए। और अगर वो कुत्ता अभी भी जिंदा है, वो जो पपी है जिसने उस पहलवान को काटा है, वो अभी मर चुका होगा, राइट? इसका मतलब कि उसके अंदर रेबीज था, वो जिंदा नहीं रह सकता ज्यादा दिन तक। तो रेबीज का वायरस जितना खतरनाक इंसान के लिए है उतना खतरनाक उस कुत्ते के लिए भी है। इंसान उससे मर सकता है तो वो कुत्ता भी उससे मर ही जाता है, लेकिन मरने से पहले जो ट्रांजिशन पीरियड होता है, उस ट्रांजिशन पीरियड के दौरान जितने लोगों को काटेगा उतने लोग भी रेबीज से इन्फेक्ट हो जाएंगे। और सारे लोग नहीं मरते, क्योंकि हमारी बॉडी इम्यूनिटी जो है एंटीबॉडी बनाती ही है, राइट? जो थ्योरी इस वायरस के माध्यम, जिस वैक्सीन के माध्यम से आपको दी जा रही है। तो यहाँ पे जो एक सवाल खड़ा हो जाता है, वो सवाल ये आता है, तो करें तो क्या करें? पहली बात तो स्टेप 1, ये तो मैं नहीं लगाऊंगा अगर मेरी बात करते हैं तो, या मेरे परिवार की बात करते हैं तो करना क्या है, मैं क्या करूंगा? देखिए, इतिहास पे देखना पड़ेगा। ये जो वैक्सीन आया है, वैक्सीन से पहले भी इंसानियत थे, वैक्सीन से पहले भी कुत्ते थे, तब भी लोगों को कुत्ता काटा करते थे, तब भी लोग मरते थे क्या?
बच जाते थे। तो वो क्या करते थे, तो आज से 100 साल पहले का अगर आप एविडेंस देखें तब इंडियन मेडिकल रजिस्टर में 1890 में अगर देखें तो वहाँ पे ये लिखा है, जिसे कहते हैं वेपर बाथ, या हम तो बोलते हैं हॉट वाटर इमर्शन। हॉट वाटर इमर्शन टब में बिठा दो 7 दिन के लिए, रोज 10-10 मिनट के लिए, हम उसको आधा घंटा लेके चलते हैं तो जो टॉक्सिन है वो बाहर निकल जाते हैं। वेपर बाथ बोलते हैं, टर्किश बाथ बोलते हैं, हॉट वाटर इमर्शन बोलते हैं हम, तो ताकि टॉक्सिन उसी वक्त बाहर निकल जाए। ऑफ कोर्स उस पार्ट को आपको साफ करना, जहाँ पे काटा है उसको अच्छे से धोना पड़ेगा, और उसके बाद वेपर बाथ। दैट इज पिछले 100 साल पहले जब ये वैक्सीन का दुष्प्रचार नहीं था तब तो यही करते थे, ये तो हमारे जर्नल में लिखा हुआ है। लेकिन 200 साल पहले, 500 साल पहले, 5000 साल पहले तब क्या करते थे, उसके लिए आयुर्वेद को देखना पड़ेगा, राइट। सो आयुर्वेद में अष्टांग हृदय में आप देखेंगे वहां पे इसका जिक्र है। जिक्र क्या है, रेबीज या डॉग यानी कि पागल कुत्ते को के काटने को, और उससे जो रेबीज बनता है उसको संस्कृत में अलार का विष कहते हैं, अलार का विषा, राइट। तो उसका पूरा वर्णन है, और वो वर्णन से एक चीज सामने निकल के आती है कि कुत्ते के काटना और रेबीज अगर हो जाए तो वो खतरनाक तो है, लेकिन उसकी दवा कुदरत ने आपके आसपास ही बना के रखी है। क्योंकि कुत्ता तो कभी भी काट सकता है, ज्यादातर तो स्ट्रीट में काटेगा, तो दवा तो उसी वक्त चाहिए ना आपको। तो दवा क्या है आपकी, तो इंटरेस्टिंग ये है, इंपॉर्टेंट ये है कि नीम का पेड़, जो कि कुदरत ने हर जगह बना दिया, इंटरेस्टिंगली फ्री में है, कहीं भी है नीम का पेड़। तो नीम के पेड़ के पत्तों के उपयोग से आप कुत्ते के विष को खत्म कर सकते हैं, अलार का विष, यानी कि अष्टांग हृदय में तो यही लिखा है। तो यानी कि हमारे जो इतिहास में आयुर्वेद में ये वर्णन पूरी तरह से दिया हुआ है, स्टेप बाय स्टेप, पहले क्या करना है, डिकॉक्शन कैसे बनाना है, लेप कैसे बनाना है, कैसे उसको हील करना है, किन बातों का ध्यान रखना है, और उससे इंसान ठीक हो सकता है। और उसमें तो यहाँ तक लिखा है कि ये जो रेबीज है, अलार का विष, वो विंड की तरह, आंधी की तरह बॉडी से गायब हो जाता है, यहाँ तक लिखा हुआ है। तो बड़ा ही अच्छी तरह से लिखा हुआ है। लेकिन हमारे देश में तो 7 लाख आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं, क्या किसी ने आपको बताया? किसी ने नहीं बताया होगा, शायद उनको भी नहीं पता होगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो वाकई में काम करती है, जो चैलेंजिंग है एलोपैथी के लॉबी के लिए, एलोपैथी की इंडस्ट्री के लिए, उन चीजों को दबा दिया गया। आज से नहीं, जब अंग्रेज आए थे तब से। 1930 में अंग्रेजों ने चोपड़ा कमेटी बिठाई थी ये देखने के लिए कि भारत की पद्धति में क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो वाकई में काम करती है। वो सारी चीजें आयुर्वेद है, यूनानी है, सिद्धा है, वो लेके जंग कर दो, और जो लोग उसकी प्रैक्टिस करते हैं, 1930 की बात बता रहा हूँ, उनको जेल में डाल दो या प्रैक्टिस को रद्द कर दो। तो कुछ लोगों ने तो प्रैक्टिस छोड़ दिया डर के मारे, कुछ लोग जेल चले गए, कुछ लोग छुपके प्रैक्टिस करने लगे। ये बात बता रहा हूँ 1940 की, जब कानून बना दिया ड्रग एक्ट 1940, राइट, जो कि आज के टाइम में, जबकि हम आज़ाद हो चुके हैं, और आज के टाइम में इस एक्ट को बोलते हैं ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट बोला जाता है आज के टाइम में, जो कि मेरे ऊपर भी लगा हुआ है, केस चल रहा है, राइट। तो यानी कि उस एक्ट के तहत जिन चीज़ों को अंग्रेजों के ज़माने में अंग्रेजों ने जंक बना के छुपा दिया ताकि उनके बनाए हुए चीज़ों को वो प्रचार कर सके, तो वो आज भी हमारे देश के ऊपर वो कानून लागू है। लेकिन फिर भी जो सच्चाई है वो आप तक पहुंचने की ज़रूरत है, और सच्चाई को पहुंचने के लिए अभी तक तो मैंने ये बताया वेरी सिंपल कि कुत्ते के काटने के बाद एक पेड़ आपके काम आएगा जो आपके आसपास है, वो है नीम का पेड़, उसी का डिकॉक्शन, उसी का लेप, इस तरह के बहुत छोटे छोटे ऐसी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं, और जो अष्टांग हृदय में लिखा है, राइट, जो प्राचीन काल से लोग करते भी आए हैं और आज भी गाँव गाँव में वो करते ही हैं, चाहे वो स्नेक बाइट हो, चाहे वो डॉग बाइट हो। तो हमारा जो कोर्स है CNTP, सर्टिफाइड नीम थेरेपी प्रैक्टिशनर ट्रेनिंग, ये कोर्स का फर्स्ट बैच, ये दुनिया का पहला नीम थेरेपी पे सर्टिफिकेशन कोर्स है। फर्स्ट बैच के पहले 1000 पार्टिसिपेंट्स ने ये कोर्स अभी भी पूरा किया है। तो इस कोर्स के माध्यम से इस तरह की छुपी हुई बातों को, खास तौर पे नीम के कॉन्टेक्स्ट में जो बातें हैं, जो बहुत ही लाभदायक है, लाइफ को सेव करने की बातें हैं, इमरजेंसी मेडिसिन की बातें हैं, वो आप तक हम पहुंचाना चाहते हैं। तो एक तो कोर्स के माध्यम से, और 23 जुलाई यानी कि चंद्रशेखर आज़ाद जयंती का दिन, और ये बाल गंगाधर तिलक जयंती के दिन 11 बजे श्री फोर्ट ऑडिटोरियम, जो दिल्ली का वन ऑफ द बिगेस्ट ऑडिटोरियम है, 11 बजे एक खास ट्रेनिंग लेके मैं आ रहा हूँ। इस ट्रेनिंग में इसी तरह की बहुत सारी बातें करेंगे, और इस ट्रेनिंग के दौरान मेरी अगली किताब ग्रीन गोल्ड
द नीम फार्मेसी। नीम अपने आप में एक फार्मेसी है, एक तरफ नीम और एक तरफ दुनिया की सारी दवाइयाँ एलोपैथिक दवाई रख देंगे तो नीम कई गुना भारी पड़ेगा एविडेंस बेस्ड तरीके से। कई गुना मतलब फास्टेस्ट, सेफेस्ट एंड मोस्ट एविडेंस बेस्ड। मोस्ट एविडेंस बेस्ड बोल रहा हूँ तो इसका मतलब एविडेंस, चाहे वो आयुर्वेद की बात करें वहाँ के एविडेंस, यूनानी की बात करें वहाँ के एविडेंस, सिद्धा की बात करें वहाँ के एविडेंस, या फिर मॉडर्न मेडिसिन में नीम के जितने सारे ट्रायल हुए वहाँ के एविडेंस, सारे एविडेंस अगर मिला दें तो दुनिया की सारी दवाइयों पे फास्टेस्ट, उससे ज़्यादा फास्ट काम करता है एलोपैथी से। पैरासीटामोल ज़्यादा तेज काम करता है फीवर को घटाने में, मेटफॉर्मिन से ज़्यादा तेज काम करता है ब्लड शुगर को घटाने में, ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ जो चलती हैं उससे ज़्यादा तेज काम करता है ब्लड प्रेशर को घटाने में। अलग अलग बीमारियों में, चाहे वो लाइफस्टाइल डिजीज हो, चाहे वो इन्फेक्शन डिजीज हो, नीम के अलग अलग प्रकार से, चाहे वो नीम का ऑयल हो, चाहे वो नीम के पत्तों का पाउडर हो, या फिर नीम के बार्क का पाउडर हो, छाल के पाउडर हो, इनके कॉम्बिनेशन से आप दवाई बना सकते हो। वो साइंटिफिक एविडेंस बेस्ड तरीके से, रिलायबल तरीके से, और सेफेस्ट तो ही है और मुफ्त में भी है। उसके लिए कहीं जाना नहीं है, उसके लिए सिर्फ एक जगह जाना है, यानी कि नॉलेज जहाँ पे मिल जाए। यानी कि 23 जुलाई 11 बजे खास ट्रेनिंग, ये फ्री में ट्रेनिंग है। इस ट्रेनिंग में मैं आपको इन्वाइट कर रहा हूँ। इस ट्रेनिंग में पूरे देश से ऐसे पेशेंट आ रहे हैं जिनको डॉक्टर ने बोल दिया था, बड़े बड़े हॉस्पिटल के, चाहे वो एम्स हो, अपोलो हो, जितने बड़े हॉस्पिटल्स के नाम आप जानते हैं, उन हॉस्पिटल ने बोल दिया, हाथ खड़े कर दिए, आपका तो डायलिसिस जिंदगी भर चलता रहेगा, डायलिसिस चल भी रहा है हफ्ते में 3 बार, अब ट्रांसप्लांट की तैयारी कीजिए नहीं तो आपका मरना तय है। उनकी डायलिसिस छूट गई, उनका ट्रांसप्लांट बच गया, उनकी दवाइयाँ छूट गई, मेन स्ट्रीम में दोबारा आ गए। कैंसर के पेशेंट जिनको बोल दिया 3 महीने के मेहमान हैं, वो पूरी तरह आ रहे हैं, चल के आ रहे हैं। ऐसे पेशेंट जो बेड रिडन थे वो चल के आ रहे हैं। ऐसे पेशेंट जो इनहेलर पे थे उनकी इनहेलर खत्म हो गई, जो इंसुलिन पे थे 100 यूनिट वो इंसुलिन खत्म हो गई, राइट। ऐसे पेशेंट जो सीपैप बाईपैप मशीन के बिना उनको सो नहीं सकते थे, उनकी मशीनों की जरूरत खत्म हो गई। ऐसे पेशेंट जिनके पैर काटने थे, गैंग्रीन हो गया था, वो अपने पैरों पे चल के आ रहे हैं, अपने पैर आपको दिखाएंगे और पहले की पिक्चर भी दिखाएंगे, अपनी रिपोर्ट भी लेके आएंगे। ऐसे पेशेंट इलेक्ट्रिक शॉक से जिनके सिर पे छेद हो गया, बोला सर्जरी करना पड़ेगा, ब्रेन का सर्जरी, जो कि बहुत ही खतरनाक सर्जरी है। सर्जरी से, ब्रेन सर्जरी से अक्सर सीजर होने लगते हैं, अक्सर कोमा में पेशेंट चला जाता है, अक्सर पैरालिसिस हो जाता है, इंसान मंद बुद्धि हो जाता है। तो ये तो है खतरा ब्रेन सर्जरी का। लेकिन क्या हमारे आयुर्वेद में कोई इसका इलाज है? डेफिनेटली नीम के पास इलाज है, और ये इलाज किया और करके वो अपने आप को पूरी तरह ठीक किया। और उनकी कहानी लेके वो आएंगे, अपने रिपोर्ट लेके आएंगे, पहले और बाद के रिपोर्ट, और वो आपसे मिलेंगे और आपकी अपनी कहानी बताएंगे। और साथ में मैं आपको ट्रेनिंग दूंगा, एडवांस ट्रेनिंग। और ये ट्रेनिंग के बाद जो जो एविडेंस मैं दूंगा वो आप घर भी लेके जा सकते हैं, क्योंकि एक बुक भी आपको मिलेगी, ये भी फ्री में है। 500 पेज से ज़्यादा का बुक है, एविडेंस बुक, बेस्ड बुक, हॉस्पिटल ट्रैप, हॉस्पिटल के जाल से कैसे बाहर निकलें, अपना डॉक्टर कैसे बने। तो ये किताब आपको मिलेगी। तो इसमें करना क्या होगा, इसमें स्क्रीन पे दिए हुए लिंक विश्वरूप.com/convocation में जाके अपना सीट बुक कराना पड़ेगा। सीट फ्री है, लेकिन 2000 सीट्स हैं सिर्फ, और कहीं लोग ज़्यादा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि आपको सीट ना मिले, इसलिए सीट रिजर्व कराने की ज़रूरत है, सो दैट वी नो कि आप आ रहे हैं। तो हम आपका बंदोबस्त कर रखे हैं, आपके खाने पीने का बंदोबस्त। ये 3 घंटे की ट्रेनिंग मान के चलिए, इतना टाइम निकाल के लाइए, और जब रिटर्न जाएंगे तो आपके हाथ में, आपके दिमाग में नॉलेज होगी और आपके हाथ में एक किताब होगी, और आप देखेंगे कि जो आपकी राय थी अभी तक अबाउट द मेडिसिन, कि मेडिसिन कैसे काम करता है, एलोपैथी कैसे काम करता है, ड्रग कैसे काम करता है, केमिकल कैसे काम करता है, इसमें क्लैरिटी तो आएगी। आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि आपको कोई भी बीमारी अगर है तो आप घर पे ठीक कर सकते हैं, अगर कोई भी बीमारी हो जाएगी तो वो ठीक हो सकती है। प्रिवेंशन कैसे करना है वो समझ जाएंगे, इमरजेंसी में कुछ अगर हो गया तो क्या करना है और क्या नहीं करना है वो आप समझ जाएंगे, राइट। तो ये ट्रेनिंग है, और जो बाहर रहते हैं, दूर रहते हैं, आ नहीं सकते, उनके लिए लाइव है। www.coronakal.tv में 11 बजे लाइव भी होगा। मतलब ये कि फिजिकली आना ज़रूरी नहीं है, आए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि बहुत सारे आप में से पेशेंट अक्सर मुझे पूछते हैं कि आपका कोई कैंसर का पेशेंट जो ठीक हो गया हो हमें दिखाइए, आपका कोई इंसुलिन डिपेंडेंट टाइप 1 पेशेंट जो ठीक हो गया हमें दिखाइए, आपका कोई ऑटिज्म का पेशेंट है जो ठीक हो गया बच्चा हमें दिखाइए, हमें मिलाइए, राइट। आपका किडनी फेलियर का कोई ऐसा इंसान है जो 3 बार किडनी डायलिसिस करता था हफ्ते में, और वो आप पूरी तरह स्वस्थ हो गया, हमें मिलाइए। तो ये सवाल के लिए, इसके जवाब के तौर पे मैं आपको इन्वाइट कर रहा हूँ कि आप आइए, मिलिए, देखिए अपने आंखों से। और ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है ये खास उनके लिए भी है जो मेरे क्रिटिक हैं, जो ये बोलते हैं कि भाई ये तो फ्रॉड है, ये तो झूठ बोल रहे हैं। आपका स्वागत है, आप आके सच और झूठ है कि नहीं वो खुद ही अपनी आंखों से देखिए, उन पेशेंट से मिलिए, उनकी रिपोर्ट को जांचिए और सारे एविडेंस देखिए और फिर तय कीजिए। सवाल है किसी के लाइफ एंड डेथ का, इसमें किसी को हक नहीं कि वो गुमराह करे, ना तो मुझे हक है, ना तो वो एलोपैथी के लॉबी को हक है। तो सच्चाई क्या है इसकी पड़ताल अगर आपको करनी है तो ये बेस्ट चांस है
तो ये अच्छा दिन भी है, चंद्रशेखर आज़ाद जयंती है इस दिन, बाल गंगाधर तिलक जयंती है, जिन्होंने देश को आज़ादी दिलवाई। तो एक आज़ादी का, एक और तरह का आज़ादी, यानी कि बीमारी से आज़ादी, फ्रीडम फ्रॉम 3Ds, डिजीजेस, ड्रग्स एंड डॉक्टर्स, राइट। तो सच्चाई का दिन, आज़ादी, झूठ से आज़ादी। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ेगा, 3 घंटे निकालने पड़ेंगे, चाहे अपने घर पे रह के ऑनलाइन जुड़ जाइए। ऑनलाइन में नुकसान ये है कि भाई आप उन पेशेंट से मिल नहीं पाएंगे, सिर्फ देख पाएंगे उनके रिपोर्ट्स। हालांकि हम स्क्रीन पे डिस्प्ले करेंगे, लेकिन फिर भी कुछ लोगों की आदत होती है या वो चाहते हैं कि मिल के तसल्ली कर ले, वो नहीं कर पाएंगे। लेकिन एटलीस्ट आप ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट तो कर पाएंगे। और इससे ये भी साबित होता है कि अगर वो आ रहे हैं तो बाकी 2000 लोग जो देखेंगे, मिलने आएंगे, तो वो भी जांच कर रहे होंगे, राइट। तो ये मौका है हमारे क्रिटिक के लिए भी, और अलग अलग मेडिकल एसोसिएशन, अलग अलग मेडिकल काउंसिल, देश के मंत्रालय, हेल्थ मिनिस्ट्री, उनको भी हमने इनविटेशन दिया है कि आप आके देखिए, हमारे पेशेंट के सक्सेस स्टोरीज देखिए। और लगता है मुझे अच्छी तरह से कि ये जो करंट मेडिकल सिस्टम चल रहा है वो डिजीज केयर सिस्टम चल रहा है, और जिस सिस्टम की वजह से हर साल 55 लाख ऐसे लोग जो एक टाइम पे वो पॉवर्टी के लाइन से ऊपर थे, यानी कि वो गरीब नहीं थे, लेकिन सिर्फ हॉस्पिटल के बिल चुकाते चुकाते गरीब हो गए। जबकि वही सारे लोगों को एलोपैथी की दवाइयों की ज़रूरत नहीं है, उनको ज़रूरत है तो सिर्फ नॉलेज की ज़रूरत है। कई लोग बोलते हैं कि कुछ इमरजेंसी है तो क्या करें। याद रखिए कि हमारे आयुर्वेद में इमरजेंसी का सारा अलग अलग तरह की इमरजेंसी के सारे उपाय हैं आज भी, लेकिन वो उपाय आप तक पहुँचाए नहीं गए। तो आपको लगता है कि सिर्फ यही एक चॉइस है कि जब भी इमरजेंसी है तो एलोपैथी का हॉस्पिटल में ही जाना है। लेकिन वो चॉइस आपके पास है तो सही, लेकिन उसके बारे में आपको पता नहीं है। उसके बारे में भी बताएंगे। मान लो किसी को एकदम से हार्ट अटैक आ गया, आप तो देख ही रहे हैं, कोविड के 2 वैक्सीन लगाने के बाद कोई भी खड़े खड़े, बैठे बैठे, डांस करते हुए, कुछ ना करते हुए किस प्रकार मर रहे हैं। तो अगला नंबर कहीं आपका ना हो। जाहिर सी बात है, 80% लोगों ने भारत में 2 कोविड के खुराक लगा लिए हैं, आप भी उनमें से हो सकते हैं। तो क्या करें? क्या आपको तैयारी नहीं करनी अभी से? राइट, कि आपको सच नहीं जानना अभी से? क्या आपकी लाइफ आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है? तो अगर आपकी लाइफ इंपॉर्टेंट है, सच और झूठ के बीच का फासला आपको समझ आ जाना चाहिए। तो इसलिए 23 जुलाई 11 बजे मैं आपके लिए मिलने के इंतजार में हूँ। लेकिन याद रखिए, डायरेक्ट वॉकिंग आएंगे तो कोई एंट्री नहीं है। आप रजिस्टर करेंगे अपना नाम विश्वरूप.com/convocation में जाके, तो हमें पता चल जाएगा आप आने में इच्छुक हैं। और तब तक अगर सीट भरी नहीं होगी तो हम आपको एंट्री पास भेजेंगे मेल से, व्हाट्सएप से। एंट्री पास आपने हासिल कर लिया तो अब वो एंट्री पास दिखाएंगे तो आपकी एंट्री हो पाएगी, अदरवाइज लाइव तो आप मुझसे जुड़ ही सकते हैं। तो खैर, मैं उम्मीद करता हूँ कि 23 तारीख के बाद आपके अंदर कुछ नया कॉन्फिडेंस आएगा, जिससे आप अपने आप को फ्री कर पाएं फ्रॉम 3Ds, डिजीजेस, ड्रग्स एंड डॉक्टर्स। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। जय हिंद। लाइफस्टाइल डिजीज हो या इन्फेक्शियस इलनेस, कॉस्मेटिक्स हो या पेन मैनेजमेंट, घर पर ही बनाएं अपनी दवा। एंशिएंट विजडम एंड मॉडर्न एविडेंस बेस का अनोखा मिश्रण। ज्वाइन 1 month ऑनलाइन ट्रेनिंग, बी अ सर्टिफाइड नीम थेरेपी प्रैक्टिशनर।